तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करें। तरंग सिद्धांत के आधार पर, तरंग सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद से तरंग सिद्धांत किनका दिया हुआ है? हाइगेनबर्ग का। हाइगेनबर्ग ने तरंग सिद्धांत दिया था और तरंगाग्र के बारे में कुछ बताया था। चलिए मैं उस आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम की व्याख्या करता हूँ। इधर से प्रकाश किरणें या एक तरंगाग्र इधर से चल के आ रही है। चित्र को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि चित्र समझ लिए तो पूरा कंप्लीट बन जाएगा। अपवर्तन में क्या किया जाता है? तो दो माध्यम लिया जाता है। पहला माध्यम अलग होता है, यानी उसका अपवर्तनांक अलग होता है, और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अलग होता है। अर्थात पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ और होगी और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ और होती है। तो यहाँ दो माध्यम, एक लाइन बना दिया हूँ, इसको अपवर्तक तल या अपवर्तक सतह कहेंगे। इसके इधर अलग माध्यम और नीचे दूसरा माध्यम। इस माध्यम को मैं विरल या सघन कुछ एक बोल लूँगा, इसको भी दूसरा बोल लूँगा। अगर इसको विरल बोलूँगा तो दूसरे माध्यम को सघन बोलना पड़ेगा। तो चलिए इस माध्यम को मैं बोलता हूँ हवा है। क्या बोला मैंने? हवा। इसको मैंने बोला हवा। और हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? सी होती है। चाल कितनी होती है? सी हम लोग मानते हैं। हवा में प्रकाश की चाल को सी मानते हैं। सी अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और दूसरे माध्यम को कोई माध्यम बोल दे रहा हूँ, ये माध्यम सघन माध्यम बोल दे रहा हूँ, सघन माध्यम। इसमें प्रकाश की चाल कितनी होगी? तरंग की चाल भी बोल दे रहा हूँ। राइट, इतना क्लियर हो चुका। एक माध्यम आप ये भी कर सकते हैं V1 और V2, ऐसे भी कर सकते हैं C और V। अब मैं एक तरंगाग्र को लेके आ रहा हूँ। अनंत से कोई तरंगाग्र आ रहा है। ये देखिए, ये तरंगाग्र आके इस पॉइंट पे ऐसे टकराया। देखिए यहाँ पे ऐसे टेढ़ा टकराया। सीधे नहीं ना लेके आएंगे 90 डिग्री पे, कुछ झुका करके लाते हैं उसको। तो इतना डिग्री पे तरंगाग्र आया। देख लीजिए, इसका नाम दे रहा हूँ A और इसका नाम दे रहा हूँ B। तो इस माध्यम से तरंगाग्र चल रहा है। ये दोनों सिरा जो है, ये दोनों जो सिरा है, ये देखिए सिरा, यहाँ देखिएगा, आइए ये 90 डिग्री कोण पे चलेगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ही तरंगाग्र का ए सिरा दूसरे माध्यम में चलेगा तो उसका स्पीड स्लो हो जाएगा। दूसरे माध्यम में चलेगा तो उसका स्पीड क्या होगा? स्लो हो जाएगा। और ये वाला सिरा यहाँ तक पहुँचेगा जब तक ये वाला सिरा यहीं तक पहुँचेगा। थोड़ा सा ये टेढ़ा चलने लगेगा, दूसरे माध्यम में थोड़ा टेढ़ा चलता है ना, यहीं तक पहुँचेगा। और ये रहा आपका दूसरा तरंग, मतलब ये तरंगाग्र, ये वाला सिरा तेजी से चल के यहाँ पहुँचेगा। उतना ही देर में, सेम समय में, ये वाला सिरा अभी तक यहीं पहुँचेगा, क्योंकि दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है। ओके, अब देखिए ये हुआ आपका 90 डिग्री और ये हुआ आपका 90 डिग्री। अब देखिए ये वाला जो आ रहा है किरणें और इस सतह से जो बना रहा है कोण, उसको कहेंगे आपतन कोण और इसको कहेंगे हम लोग अपवर्तन कोण। I आपतन कोण हुआ और R अपवर्तन कोण हुआ। ए सिरा कहाँ पहुँच रहा है उसका नाम दे रहा हूँ A डैश, और बी सिरा कहाँ पहुँच रहा है तो उसका नाम दे रहा हूँ B डैश। ये सिरा यहाँ पहुँच रहा है तो उतना ही समय में ये सिरा यहाँ तक पहुँच रहा है। इस दोनों को यहाँ से यहाँ आने में जितना समय लग रहा है, यहाँ से यहाँ आने में उतना ही समय लगेगा। ओके, तो इसका समय बोल रहा हूँ, इसका अगर समय यहाँ से यहाँ आने में T लग रहा है तो इसका भी समय क्या लगेगा? समय T लगेगा। राइट, इतना क्लियर समझ में आया? एक माध्यम हुआ, एक तरंगाग्र आ रहा है जो I कोण बना रहा है, दूसरे माध्यम में जा रहा है जो R कोण बना रहा है। और इस माध्यम का, पहले माध्यम का प्रकाश की चाल C है, हवा लिया हूँ तो C है, और दूसरा माध्यम सघन लिया हूँ तो उसमें कुछ भी दे सकता हूँ, तो मैं V1 V2 तो यहाँ भी दे दिया हूँ। इस माध्यम में प्रकाश की चाल C है और इस माध्यम में प्रकाश की चाल V है। C माध्यम से V माध्यम में पहुँच रहा है। अब हम लोग को साबित करना है कि μ = sin I बटा sin R। अब एक बात आप लोग बताइएगा, अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? म्यू बराबर दो माध्यम में प्रकाश के चालों के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। C बटा V बराबर म्यू, पढ़े थे कभी हम लोग? तो म्यू बराबर C बटा V। अगर कहीं भी C बटा V आ गया तो उसके जगह पर अपन लोग म्यू रख देंगे। चलिए अब मैं इसका व्यंजक करा दे रहा हूँ। देखिए कितना इजी इसका व्यंजक होता है। झूठ मूठ का आप लोग हल्ला करते हैं कि बहुत भारी व्यंजक है। देखिए क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? अब मैं इस कोण के लिए चलूंगा, इस कोण के लिए। ये देखिए ये लंब है, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला कर्ण कहलाता है। इस कोण के लिए ये कर्ण,
इस कोण के लिए, इस कोण के लिए क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। यह सघन विरल माध्यम, यह है विरल माध्यम और यह है सघन माध्यम। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल को मैं V1 या C मान लिया हूँ और इसमें V2 या V मान लिया हूँ। तो मैं जो अपने हिसाब से माना हूँ, हवा के लिए C ले लिया हूँ और इसके लिए V ले लिया हूँ। ये आपतन कोण बना रहा है और ये अपवर्तन कोण बना रहा है। जो तरंगाग्र बाहर निकला तो ये कोण बनाए तो अपवर्तन कोण। अब इसका व्यंजक करते हैं। तो ये कोण 90 डिग्री, दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज का नाम है AB डैश और दूसरे का नाम है A डैश और B डैश। तो इन दोनों त्रिभुजों में लेके चलूंगा एक बार इस कोण के लिए। तो देखिएगा ये त्रिभुज है, ये समकोण के सामने लंब कर्ण होता है और इसके सामने लंब होता है। अगर मैं इस लंब की और इस कर्ण की बात करूं तो साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात बताइए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो इस सूत्र से अपडेट करके मैं यहां निकाल लूंगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब इस पे जरा ध्यान दीजिएगा, दूरी किसी एक कोने के लिए, एक ए पॉइंट के लिए या फिर बी पॉइंट के लिए लेता हूं। तो ए पॉइंट के लिए चलिएगा तो ए से ए डैश दूरी कितना होगा, ए से ए डैश बराबर, यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय। इसकी चाल कितनी है, भी और इनटू टी। इसको इक्वेशन मैंने क्या बोला, 1। और फिर बी पॉइंट के लिए चलिएगा, बी से कहाँ पहुंच रहा है, बी डैश। तो इसका चाल कितना है, इसका चाल इधर सी और समय भी तो उतना ही ना लग रहा है, सी टी। इसको मैंने इक्वेशन क्या बोला, 2। अब चलिए आप लोगों को लेकर चलता हूं इस त्रिभुज में। कौन से त्रिभुज में जरा बताइए तो, त्रिभुज ए बी डैश में अगर आप साइन थीटा का फॉर्मूला पता होगा आपको, आपने साइन थीटा जानते हैं, साइन और थीटा का जगह पर क्या है, आई। साइन आई इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब इस कोण के लिए ये लंब होगा बी डैश, बी डैश और बटा ए बी डैश, राइट, ए बी डैश, नो डाउट। इसको मैंने बोला इक्वेशन 3। और उसके बाद से इस त्रिभुज की बात करें, नीचे वाला ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश में सेम चीज साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। और साइन थीटा का इस्तेमाल हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो क्योंकि एक बात तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, साबित तो यही ना करना है, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। साइन ये इस कोण के लिए, इस कोण के लिए लंब ए डैश बटा ए बी डैश हो गया। इसको मैंने बोला इक्वेशन 4। अब बताइए जरा कि जब अपवर्तनांक का सूत्र निकालते हैं, ये दूसरा नियम होता है, तो म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। ऊपर कौन रहेगा, आई वाला, यानी समीकरण 3 को ऊपर रखिए और भाग कर दीजिए किससे, समीकरण 4 से। तो आपका बनेगा क्या, बनेगा साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर बराबर इधर बी डैश बटा ए बी डैश, बी डैश बटा में ए बी डैश। नीचे क्या बनेगा, ए डैश बटा ए डैश बटा ए बी डैश। इसका नीचे वाला, हाँ देखिए ए बी डैश, इसका नीचे वाला, इसका नीचे वाला खत्म। क्या बच गया, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर बराबर हो जाएगा आपका बी डैश बटा ए डैश, बी डैश बटा में ए डैश। अब इसका वैल्यू उठा के रख दीजिए। समीकरण 1 में ए डैश का मान दिया है और बी डैश का मान दिया है। समीकरण 1 और 2 से किसका मान रखने पर, ए डैश और बी डैश का मान रखने पर, यहाँ पास ए डैश और बी डैश का मान रखने पर, चलिए रख दे रहा हूँ, रखने पर चलिए जैसे ही रखा जाएगा मान इसका क्या बनेगा, ये समीकरण 1 में ए डैश के जगह पर वी टी, यहाँ देखिए साइन आई, कौन फालतूगिरी कर रहा है इधर, होश में बैठो, ठीक है, जितना देर में लिख रहा हूं उतना देर होश में बैठो। साइन आई बट्टा साइन आर इज इक्वल टू ए बी डैश, बी डैश का मान कितना है,
सी टी और बटा में वी टी, और टी से टी खत्म। अब जरा बताइए क्या बच गया वहाँ पे, साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू, दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश के चालों के अनुपात को अपवर्तनांक म्यू कहा जाता है। सी बटा वी के जगह पर क्या रख दीजिएगा, म्यू, चूंकि म्यू बराबर क्या होता है, सी बटा वी। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। अगर सापेक्ष रहता तो V2 बटा V1 रहता, V2 बटा V1 के जगह पर हम लोग क्या रखते, म्यू 1 2 रख देते। यही ना साबित करके लाना था। तो ये हुआ प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि देखिए यहाँ पहला नियम देखिए, आपतित किरण अपवर्तित किरण और लंब जो भी है सबको मैंने क्या किया है, एक तल में प्रदर्शित कर दिया है। इसीलिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा चीज़ देख लीजिए, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। ये दो नियम आप लोगों का कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए।